नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पहला चैप्टर पूरा कर लिया था, भारत के बारे में था। अब जो दूसरा पार्ट है वो राजस्थान के बारे में है। राजस्थान का एक सामान्य परिचय इसके बारे में है। तो ये पढ़ना शुरू करते हम, बिना समय गंवाए पढ़ना शुरू करेंगे। अब इसमें लिखा है, हमने पिछले अध्याय में हमारे देश भारत के बारे में पढ़ा था। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हमारा राज्य राजस्थान स्थित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से ही। अगर भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो अपने को उत्तर देना है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हमारा राज्य राजस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। ये अपने को याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये सभी को मालूम है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं, जिलों की संख्या कितनी है, यहाँ की जलवायु कैसी है? और आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में खोजते हैं। तो देखो, ये राजस्थान की स्थिति बताई हुई है, उत्तर पश्चिम, जैसा कि अभी बताया था। और इसमें राज्य कौन कौन से हैं, पड़ोसी राज्य राजस्थान को, वो भी दिखाए गए हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, हिंद महासागर है। तो इस प्रकार ये बने हुए हैं। तो ये है अपना प्यारा सा राजस्थान। प्रत्येक जिलों का नाम दिया गया है और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनके भी नाम दिए गए हैं। तो इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इस राजस्थान के नक्शे को देखकर इन प्रश्नों का उत्तर देने की आप कोशिश करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतों, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछने लायक सवाल है कि मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ये पूछने वाले सवाल हैं। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश विभक्त था। तो सन 1948 से 1956 एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने वर्षों में पूरा हुआ। तो लगभग, तो आप देख सकते हैं 1948 से 1956 तक, तो कहने मतलब 8 वर्ष लगभग हो चुके थे। राजस्थान का एकीकरण करने में लगभग 8 वर्ष का समय लगा था। तो सन 1948 से 1956 तक राज्य की तत्कालीन सभी रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेशों का एकीकरण कर आज के राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। इसके विषय में विस्तार से आप इतिहास के अध्यायों में पढ़ेंगे। जब हम इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें एक टॉपिक आएगा राजस्थान का एकीकरण। उसमें विस्तार से बताया गया है कि कब किस राज्य का कब किस जिले का एकीकरण किया गया और संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। तो ये सब उसके अंदर बताया गया है। तो ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश का नक्शा है, जिसमें सबसे ऊपर गग्गर का मैदान है, इधर मरुस्थली प्रदेश है, मरुस्थली प्रदेश के अंदर बालू के स्तूप बने हुए हैं। तो ये पूरा नक्शा आप देखेंगे और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे भौतिक स्वरूप के बारे में। हमारा राज्य देश के एक विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत ही विविधता युक्त है। राज्य में स्थित अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वत में से, विश्व के जितने भी पर्वत है उसमें सबसे प्राचीन अपना अरावली पर्वत है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल अंडरलाइन किया हुआ है, आपको याद करना है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान नवीनतम भूभाग। इस पूरे विश्व में जो नवीनतम भूभाग वो कौन सा है? चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान है। तो भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। सबसे पहला थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भारत के पश्चिम में, भारत के किस दिशा में? पश्चिम में। राजस्थान पश्चिम में है, तो ये तो सिंपल ही है कि थार का मरुस्थल भी पश्चिम में होगा। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। तो ये याद रखना अपने को। और यह 12 जिलों में फैला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि थार का मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है। तो 12 जिलों में फैला हुआ है
और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर यह फैला हुआ है। कितना प्रतिशत भाग पर? 61% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पे लगभग 40%, राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और इसका जो ढाल है वो पाकिस्तान की तरफ है। मतलब अगर मान लो राजस्थान में अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ का पूरा पानी पाकिस्तान के अंदर चला जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान का जो ढाल है वो पाकिस्तान की तरफ है। यह मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में सबसे अधिक जनघनत्व वाला, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। तो अपने को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मरुस्थल है वो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित है। तो वहाँ पे ये फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन टीलों को बालू का स्तूप और स्थानीय भाषा में इनको दौरे भी कहा जाता है। इस बात को याद रखना है, इनको बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में दौरे भी कहते हैं। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है जिनकी लंबाई कम होती है, इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी और मोटी होती है, तना इनका छोटा होता है और जड़ें इनकी काफ़ी गहरी होती है। पानी बहुत कम होता है तो पानी तक पहुँचने के लिए जड़ें हैं वो बहुत गहरी हो जाती हैं। प्रमुख रूप से यहाँ पे कौन से वनस्पति कौन सी है? सबसे रोहिड़ा ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य पुष्प है। खेजड़ी यहाँ पाई जाती है जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। और पीलू आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। और देखो यहाँ पे झाड़ियाँ कौन कौन सी पाई जाती है, इनके नाम याद रखने जरूरी है। केर, आक यानी आकड़ा, मारवाड़ी में आकड़ा बोलते हैं इसको। थोर, लाना इम्पोर्टेंट है। फोग आपने सुना होगा कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, तो सभी कहते हैं हिंदुस्तान में फोग चल रहा है, लेकिन वास्तव में फोग है क्या? ये रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक झाड़ी का नाम है फोग। और इसके आगे है आरना आदि प्रमुख झाड़ियाँ हैं और प्रमुख घासें भी हैं। उनके घासों के नाम भी याद रखने हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि परीक्षा में पूछ ले कि सेवण क्या है, तो अगर हमें पढ़ा हुआ होगा तो पता रहेगा कि सेवण है वो प्रमुख घास है जो कि रेगिस्तान में उगाई जाती है, मतलब पाई जाती हैं। तो सेवण, दामन, करड़ ये प्रमुख घासें हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल है वो बहुत ही खारा होता है। इंदिरा गांधी नहर से सतलज नदी के पानी को यहाँ पहुँचाकर क्षेत्र में जल संकट को दूर करने का प्रयास किया गया है। यानी कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने मिलकर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सतलज नदी का जो पानी है वो यहाँ पे लाया गया है। इससे जल की समस्या भी समाप्त हुई है। अगला पड़ता है अरावली पर्वत के बारे में। यह राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तरी पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर विद्यमान है। तो अपने को याद रखना है कि राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर अरावली पर्वतमाला स्थित है, तो 9% भाग पर फैली हुई है। और यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। ये बात अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। जो दक्षिण में, अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली तक 692 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है ये। तो ध्यान रखना 692 किलोमीटर पूरे अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है। एक भाग है पूर्वी राजस्थान और दूसरा है पश्चिमी राजस्थान। अरावली क्षेत्र को ही राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है। अरावली क्षेत्र है ना, वो राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है। अब आगे बात करते हैं राज्य के खनिज संसाधन। मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकना, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान, सर्वाधिक वनस्पति और अधिकांश वन्य जीव और जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। मतलब अरावली को जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, इसके इतने सारे कारण हैं। यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा है, ये मरुस्थल के प्रसार को रोकता है, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल यहीं से होता है, सर्वाधिक वनस्पति, अधिकांश वन्य जीव और जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पाई जाती है। इतने सारी विशेषताएं हैं, इसलिए अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है।
तो राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकने वाला सवाल है। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और जो कि सिरोही जिले में स्थित है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं हम पूर्वी मैदान के बारे में। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग वो चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना हुआ है। तो किन किन नदियों से मिलकर बना है? चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही हिस्सा है। विस्तृत रूप से गंगा का मैदान उसी का हिस्सा है और राज्य के 23% भाग पर पूर्वी मैदान पाया जाता है, ध्यान रखना। तो राजस्थान के 23% भाग पर फैले इस मैदान का चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। ये सवाल भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। तो चंबल नदी के कारण, ये चंबल नदी इसके लिए उत्तर होगा। चंबल नदी के आसपास जितना भी क्षेत्र वो उबड़ खाबड़ है, इसलिए उत्खात भूमि है वहाँ पे। ये बीहड़ चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये कोटा से लेकर धौलपुर तक विस्तृत है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जन घनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की 40% जनसंख्या रहती है। क्षेत्रफल 23% है, लेकिन जनसंख्या 40% यहाँ पे निवास करती है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही नदी और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ भाग मैदानी है, जिसे माही का मैदान भी कहते हैं। और इस मैदानी क्षेत्र में 56 गांवों और 56 नदी नालों के एक समूह है, जिसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। मतलब हाड़ा वंशी शासकों का ये क्षेत्र था, इस कारण इसको हाड़ौती का क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये राज्य के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर इस पठारी क्षेत्र की जो अधिकांश मिट्टी वो लावा के द्वारा बनी हुई है। लावा मिट्टी निर्मित काली मिट्टी जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। तो राजस्थान के जो अन्य पठारों के नाम जैसे उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार, ऊपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार, तो इन सारे पठारों का नाम याद रखना है। क्या पता क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार राजस्थान में स्थित नहीं है। तो 3 इनमें से दे सकता है, एक अन्य नाम दिया जा सकता है। तो अपने को नाम याद रखना है, उड़िया का पठार, आबू, बोराट, मेसा, ऊपरमाल और ये लसाड़िया के पठार राजस्थान में स्थित है। चलो आगे बात करते हैं जलवायु व ऋतु चक्र के बारे में। राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है। भारत की कौन सी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है? मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र देश है। राजस्थान एकमात्र देश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु स्थिति पाई जाती है। तो राजस्थान में कुल कितनी जलवायु परिस्थितियाँ हैं? 5 पाई जाती है। और ये ध्यान रखना है कि राजस्थान जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग शुष्क या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। शुष्क अर्ध शुष्क